सेंस ऑफ इनजस्टिस विद जम्मू रीजन, डिस्क्रिमिनेशन विद जम्मू रीजन, हर चीज़ को लेके ऐसा लगता था एक पर्टिकुलर माइंडसेट जो है जम्मू कश्मीर को रूल कर रहा है और उस रूल में जम्मू खित्ते की अनदेखी होती आ रही है। आज अगर बात करें, जब वो आपने सवाल किया कि जोरावर सिंह नाम कैसे पड़ा, ये मेरे जो माता पिता के ये या मेरे जो ताया जी थे, तो जब मैं कहीं पैदा हुआ, जब होश संभाली तो पता लगा कि ये नामकरण उन्होंने रखा। कहीं ना कहीं अगर हम उन दशकों में चले जाएं, यानी कि 80 के शुरू के दशकों में जाएं, तो ज़्यादातर अगर आपने उस समय की अगर आप बॉलीवुड की पिक्चर्स देखें तो डाकुओं के नाम दिलावर सिंह, जोरावर सिंह कुछ इस तरीके से थे। तो हमने देखा कि जम्मू शहर में ही या जम्मू ज़िला डिस्ट्रिक्ट में ही 1 महीने के अंदर लीजिए 3 से 4 मौतें होती हैं। जो बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा केएस की तैयारी कर रहा है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है या इंजीनियरिंग है उसकी, तो वो रात को सोता है, सुबह उठता नहीं है। तो हमें कोई नॉलेज नहीं थी, मैं सच बता रहा हूँ, ये चिट्टा क्या है, हीरोइन जम्मू कश्मीर में किस तरह क्या, से क्या एडिक्शन है, इतना मालूम था कि जम्मू कश्मीर एक ट्रांजिशनल रूट है, शुरू से रहा है स्मगलर्स का, कि यहाँ से नैरकोटिक्स या बाकी चीज़ें स्मगल होती हैं टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया एंड रेस्ट ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जब हमने 3-4 वो केस स्टडीज़ की, फिर हमें पता लगा कि हम जिस उड़ता पंजाब को टेलीविजन पे देख रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं, वो तो जम्मू में भी पेनिट्रेट कर गया है। अच्छा, जब कॉलेज में थे तो जैसे मैंने कहा कि बड़े कम होते हैं जो मतलब, अब ये कोई वो नहीं है, ये हकीकत है। हैंडसम तो हुई, आवाज़ भी अच्छी है। तो कॉलेज के दिनों में, क्योंकि जम्मू का लड़का कॉलेज में वहाँ पे जाए, बाहर जाए, तो लड़कियाँ ना पूछें या उसका ग्रुप ना पूछे। आप चाहते हो कि इस उम्र में आके आप चाहते हो कि इस उम्र में आके मेरी होम मिनिस्ट्री मेरा वो अफेयर शफेयर वाली बातें नहीं करता। अफेयर था ही नहीं, अफेयर फिर आप मरवाओगे। और बात करनी पड़ेगी युवा पत्रकारों के लिए, क्या सोचा है, कुछ सोचा है? क्योंकि आप प्रेस क्लब से जुड़े रहे हैं, वहाँ पर आपका एक ओहदा भी था। कई युवा पत्रकार हम देखते हैं बेचारे यहाँ पे, इनके बारे में कुछ सोचा है? देखिए, क्योंकि जब 1 महीना पहले वही बच्चे, मैं और आप, हम 90% एंड अबव ले रहे हैं, 1 महीने बाद वही बच्चों को आप ये दिखा रहे हैं कि ये अनफिट है। तो वहाँ से एक एजुटेशन, एक चिंगारी निकली जिसको लीड जेजेएसएफ ने किया। तो जिले तुम इधर आए तो कभी ਜਿਹੜਾ मैं अंदोलन वाला पूछा कि वो जड़ा एक अंदोलन वाला जड़ा करैक्टर है, क्या कभी स्टोरी में आया कि आपने कहा कि यही चलेगी और बॉस ने कहा नहीं ये नहीं है, फिर आपको गुस्सा होगा कि यार कहाँ आ गया, यहाँ पे तो दबाने की ये रणनीति चल रही है? एक बार ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ पर तो ये चर्चे चल रहे थे ना कि जोरावर जी श्यामलाल जी के बड़े ख़ास हैं, ये कांग्रेस में चले जाएंगे, तब ये कांग्रेस में नहीं आए थे, आज़ाद साहब के बड़े ख़ास हैं। तो पता चला जोरावर जी ना वहाँ ना यहाँ, सीधा भाजपा। खैर श्यामलाल जी तो भाजपा में आ गए। लाइव कर रहे हैं या डेफर लाइव कर रहे हैं, उसमें फ़र्क है। तो मुझे लगता है कि वो जब पहला, दूसरा, तीसरा, 4th उस प्रोग्राम के बाद जीना ये मुश्किल हो गया। मैंने जिस गली से जाना, कहीं गाड़ी ड्राइव करनी, तो वो ऐसे कहते थे वो फेस टू फेस वाला है। आप फेस टू फेस करते हो, आपने उस एमएलए की बड़ी क्वेश्चनिंग की, आपने उस एसएसपी साहब से बड़ी, वो लोगों के अंदर बड़ा रहता था। मतलब लोगों में ही होता है कि कोई हमारे सवाल, हमारी जुबान तो बने, कोई हमारी आवाज़ तो बने। इसमें नमस्कार, मैं हूँ ललित खजूरिया। तो आज दूसरा ये पॉडकास्ट है और ये मेरी खुशनसीबी भी है। हालांकि विचारों में हम आमने सामने रहते हैं जब टकराव होता है, लेकिन खुशनसीबी इससे है कि जब मैंने अपना जर्नलिज्म शुरू किया तो वो शख्स हमें वहाँ पे पढ़ाते थे, मतलब लेक्चर देते थे किस तरह से बोलना है, किस तरह से क्या करना है। और अब वही शख्स जो है वो एक्टिविस्ट भी बन गए हैं, जर्नलिस्ट तो थे ही, और अब पॉलिटिशियन भी बन गए हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे। और अक्सर मेरी बात होती रहती थी, मैं बोलता भी था कि ये कौन सी लाइन में आ गए, इतना हैंडसम चेहरा, इतनी अच्छी आवाज़, बड़े कम लोगों में होती है ऐसी। हम बात करेंगे जोरावर सिंह, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। पॉडकास्ट है हमारा। सर स्वागत है। धन्यवाद ललित। एक तो आपका नाम उन ऐतिहासिक पुरुषों वाला है, जोरावर सिंह। कई ऐसे योद्धाओं का नाम आता है, कई बलिदानों का भी उसमें आता है। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे का नाम भी है ना, साहबजादे।
तो मुझे बताइए, ये नाम नाम के पीछे क्या कहानी? ललित जी, पहले तो ये कि आपने शुरुआती पे ही ऐसी बात कर दी, देखने सुनने वालों को लगेगा मैं आपसे बहुत बहुत कितना सीनियर हूँ, लेकिन नहीं नहीं, ये सीनियर हम उम्र ही है, ज़्यादा बोली है। ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने उस समय भी अगर पत्रकारिता में जब कदम रखा तो हम आपसे थोड़ा पहले आए थे, लेकिन बड़ा अच्छा लगता था उस समय कि पत्रकार जो है अपने सीनियर्स की बात को ना सिर्फ समझते हैं लेकिन उसको फॉलो भी करते हैं। और आज अगर बात करें, जब वो आपने सवाल किया कि जोरावर सिंह नाम कैसे पड़ा, ये मेरे जो माता पिता के ये या मेरे जो ताया जी थे, तो जब मैं कहीं पैदा हुआ, जब होश संभाली तो पता लगा कि ये नामकरण उन्होंने रखा। और उस समय इतना आइडिया नहीं था कि नाम में कितना वज़न है, वजन है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उन दशकों में चले जाएं, यानी कि 80 के शुरू के दशकों में जाएं, तो ज़्यादातर अगर आपने उस समय की अगर आप बॉलीवुड की पिक्चर्स बिल्कुल देखें बिल्कुल। तो डाकुओं के नाम दिलावर सिंह, जोरावर सिंह कुछ इस तरीके से थे। तो जब हम स्कूल में जब्बर जाते सिंह। थे तो बच्चों में एक हंसी का माहौल रहता था मेरा नाम सुन के। लेकिन धीरे धीरे जब जब किताबें पढ़ी आपने। किताबें पढ़ी, बड़े हुए, हायर सेकेंडरीज में पहुंचे, उसके बाद मैं डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में जब गया तो तब अपने आप में एक गौरवान्वित महसूस करते थे कि एक तरफ वो जनरल जोरावर सिंह जिन्होंने एक जम्मू को, पूरे जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं कहाँ से कहाँ लेकर जो सरहदें थी कहाँ तक लेके गए, और दूसरी तरफ गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादे जो जिन्होंने थे, शहादत उनका भी एक नाम जोरावर सिंह बलिदान था, कर वो दिया। अपने आप में नहीं, गौरवान्वित तभी मैंने आज कहा ना महसूस कि करते ये हैं। वो है। तो ये वहाँ से शुरू हुआ था। तो पत्रकार ही बनना चाहते थे या फिर ऐसे ही ठीक है, किसी ने कह दिया यार आ जाओ, लिखते अच्छे हो, बोलते अच्छे हो, क्यों ना इसी में अपना नहीं ललित जी, प्रोफेशन कहा आजमाया किसी जाए? ने नहीं। पत्रकारिता में अगर हम अपने समय की बात करें तो कोई नहीं चाहता था कि जैसे होता है कि एक कंपटीशन लेवल, और उस समय इतने आयाम नहीं थे जम्मू कश्मीर और ख़ासकर जम्मू में पत्रकारिता के। चंद मीडिया हाउसेस थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हमारी पत्रकारिता के आने के 2-3 साल के बाद आया। आज तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर चीज़ है, उस समय नहीं था। मैं समझता हूँ कि जैसे मेरे पेरेंट्स का भी ये मानना था, जो मेरी बैकग्राउंड है, तो हर कोई एक तो लैंडलॉर्ड फैमिली और दूसरा सभी गवर्नमेंट में ऑफिसर्स, कोई इंजीनियर, कोई जज, मेरे पिता ऑडिट ऑफिसर, और उस तरह से आर्मी सरकारी नौकरी, आर्मी बैकग्राउंड में। ज़्यादा थी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ये मानना था कि मैं भी बेल्ट फोर्स में जाऊं, चाहे वो आर्मी हो, जेएंडके पुलिस हो। और मेरे साथ के मेरे बैच के कई मेरे दोस्त जो हैं वो जेएंडके पुलिस या आर्मी में थे। उस समय मुझे आज भी याद है, जब मैं 1996 में डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएट होके आया, तो अक्सर हम देखते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, मिलते थे, तो एक सेंस ऑफ इनजस्टिस विद जम्मू रीजन, डिस्क्रिमिनेशन विद जम्मू रीजन, हर चीज़ को लेके ऐसा लगता था एक पर्टिकुलर माइंडसेट जो है जम्मू कश्मीर को रूल कर रहा है, और उस रूल में जम्मू खित्ते की अनदेखी होती आ रही है। घर पे जब डिस्कशंस होती थी तो यही बात होती थी कि कश्मीरी डोमिनेशन है, यानी कि एक कश्मीर के चंद पॉलिटिकल जो परिवार हैं वही पूरे जम्मू कश्मीर को चलाते हैं और दिल्ली में अपनी बात रखते हैं। हमें उनसे कोई गर्ज या गिला नहीं था, लेकिन हम हमेशा बात करते थे, क्योंकि युवा अवस्था, कॉलेज और क्रांतिकारी सोच कि क्यों सबको इंसाफ ना मिले जब एक ही स्टेट है, और जब राज्य हमारा है, ये हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया है। तो ऐसा 47 से लेके उस समय, मैं 96-97 की बात कर रहा हूँ, तो आपको याद होगा उन दिनों में 1998 में एक लिस्ट निकली थी गवर्नमेंट द्वारा, एमबीबीएस और बीडीएस की लिस्ट थी। और मुझे याद है कि उन दिनों के मैं जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी था, हमारे प्रेसिडेंट राजेंद्र सिंह जम्वाल थे, एक ग्रुप लाइक माइंडेड सोच का था। उनमें से कई अब बड़े लीडिंग लॉयर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स में गेस्टेड ऑफिसर है, लेकिन उन दिनों में स्टूडेंट्स थे। तो ये बात सामने आई कि 12th क्लास के जब रिज़ल्ट्स निकलते हैं तो बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन की जब आप मेरिट्स देखते हैं
तो 2 मेरिट्स बनती हैं, क्योंकि कश्मीर विंटर जोन में था और जम्मू रीजन समर जोन में था, तो रिज़ल्ट साथ साथ में ही आते हैं। तो हमारे जो जम्मू प्रांत के बच्चे हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कलर और क्रीड, उनकी मेरिट्स वर क्वाइट हाई, बहुत हायर साइड थी, पोजीशंस, परसेंटेज। और उस समय जो कश्मीर के बच्चों की मेरिट्स थी वो कंपैरेटिवली टू जम्मू रीजन बहुत कम थी। हार्डली 1-1.5-2 महीने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं फॉर MBBS BDS, जो लिस्ट के निकलती है। बड़ी हैरानगी की बात होती है कि जम्मू रीजन के बच्चों को नामात्र उसमें एकोमोडेट किया गया, और कश्मीर रीजन जिसकी मेरिट कम थी उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे आना, ये अपने आप में एक सवालिया निशान। और वो भी उस कश्मीर से यहाँ पर बंद ही रहता था उस दौरान। और आतंकवाद मिलिटेंसी की बात थी, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो था गवर्नमेंट लेवल पे और ध्वस्त था सारा का सारा, अस्त व्यस्त था। तो ऐसे कैसे हो सकता था? और 1 महीना पहले वही बच्चे, मैं और आप, हम 90% एंड अबव ले रहे हैं, 1 महीने बाद वही बच्चों को आप ये दिखा रहे हैं कि ये अनफिट है। तो वहाँ से एक एजुटेशन, एक चिंगारी निकली जिसको लीड JJSF ने किया। उसके बाद जितनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे उस समय ABVP थी, NSUI थी, पैंथर्स स्टूडेंट यूनियन थी, लाइकवाइज काफ़ी जितनी भी उस समय मैं देखता था, उस समय काफ़ी मतलब कि छात्रों से बड़े बड़े मतलब छात्र आंदोलन हुआ करते थे। यहीं अब तो वो दौर नहीं है, अब नहीं रहा। और जैसे आपने बात की कि जब उन दिनों में हमें लगा कि जब हम एजिटेट करते थे तो दूसरे दिन हमारा भी चाह होती थी कि अगले रोज अखबारें पढ़े और हमारा चेहरा या नाम या जिस कॉज के लिए, चलिए वो तो ठीक है, जिस कॉज के लिए। तो जब हम आपस में बैठक करते थे, चिंतन करते थे, तो बात यही होती थी कि जम्मू रीजन के उस समय बड़े कम नौजवान हैं जो पत्रकारिता की तरफ प्रेरित हुए। तो मन में ये आ गया कि अगर वाकई कुछ करना है तो यहीं से, कहते हैं कि हम दूसरों को कोसेंगे, कोई कुछ नहीं कर रहा, खुद से कहीं ना कहीं अपने अंदर ये बात आ गई कि नहीं, लेट मी स्टार्ट, लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू फॉर माय जम्मू रीजन। तो वहाँ से एक आइडिया बना। हालांकि उसमें बहुत नाराज़गी रही मेरे घर पे कि भाई ये किस ओर चल पड़े हो, ये क्या है क्या नहीं, क्योंकि डोगरी में क्या, डोगरी चाहते ना खज्जल होइया नहीं उन्हें आखे भाई ना, उन्हें आखे केड़े काम फड़े ते डोगरी जी के सुनाना। मेरी नानी हो रही कुछ ने सुनाया कि मारे तुंदा दोतरा जड़ा है वो अखबारें च काम करदा सुनिया। तो उन दिनों में मैं नया नया कश्मीर टाइम्स, आफ्टर डैट एजुटेशन कश्मीर टाइम्स से मेरी शुरुआत हुई थी। तो मेरी नानी जी ने मुझे पूछा, अच्छा मैंने पाँव को हाथ लगाया, अच्छा अम्मी कोई सुना दा कि तुस आजकल अखबारां बेच दो, यानी कि दैट वाज, ये सच्चाइयाँ हैं कि उनको नहीं आइडिया था। तो घर पे रहा, लेकिन मैंने ये अपने मन में ये रख लिया था कि करना है, क्या होगा, हार ही होगी, लेकिन करना, कल को ये ना कहे कि कोई कर नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली वो 98 के दौर से, उस एजुटेशन के बाद से कश्मीर टाइम्स, और उसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस, फिर हिंदुस्तान टाइम्स, बागी सब जानते हैं। शुरुआत से ये रिपोर्टर बन गए, पहले छोटे छोटे कॉलम वगैरह लिखे या कुछ अपने होते हैं ना? नहीं, मेरे को शुरुआती दौर पे उन दिनों में तो ये था कि पहले 6 महीने डेस्क वर्क, यानी कि जो प्रेस नोट्स आते थे, क्योंकि वो पढ़ने हैं। अच्छा, पूरा प्रोफेशनल। उसमें खबर कैसे बनती है, क्योंकि उस समय जब एडिटर, हमारे जो एडिटर इन चीफ के हैं कि वेद बसीन सर, उनके सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल होता था। और ON कोल सर जो कि नेशनल इंडियन एक्सप्रेस से एज एडिटर रिटायर होके आए थे और यहाँ पर कश्मीर टाइम्स पूरा ट्रेंड किया एग्जीक्यूटिव एडिटर, और हमारे जितने सीनियर्स थे उस समय में वो उन सब ने बहुत ही मदद की, बड़ा हेल्प किया हमारी टीम को। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, मुझे याद है आज की पत्रकारिता देखें, आज आप एक ग्रुप हाउस को ज्वाइन करते हैं एज ए कब रिपोर्टर और दूसरे दिन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं। मुझे आज भी याद है, मुझे 7 महीने के बाद एक पहली भारतीय मजदूर संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला था,
और मतलब वहाँ पहले से पूरी भी तरह से पॉलिश किया गया ना पूरा। आज के वक्त में वो ग्रूमिंग शायद उतनी नहीं है, या बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे एडवांस, क्योंकि हमारे उस टाइम पे डिग्रीज होती नहीं थी, और ये भी हो सकता है। नहीं नहीं, मैंने डिग्रीज में भी देखा क्या करते हैं, वो मुझे पता है, वो डिग्रीज लेकिन का शुरुआत वैसे ही हुई कि ये नहीं था कि किसी ने कहा आ जाओ, या और कोई चारा नहीं फॉर द टाइमिंग, ऐसा नहीं था। मैंने उसी मतलब मन समय से, मतलब मन में तय ये कर लिया था। तय कर लिया था कि, और सोच ये थी कि जम्मू रीजन की अच्छा, समस्याओं नहीं, को जब आपने उभारना। ये ज्वाइन किया तो जहन में वो जो छात्र आंदोलन वाले जो लक्षण होते हैं वो रहे, वो रहे? वो मेरी लिखाई में इसलिए भी रहे क्योंकि मेरा जो बेंट ऑफ माइंड या फोकस, मैं ऑलवेज इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डेवलपमेंटल स्टोरीज, तो मैं हमेशा इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी में अपना इंटरेस्ट रखता हाँ, था। क्राइम की काफ़ी और स्टोरी है। उसके साथ साथ में जहाँ कहीं बंगलिंग्स, एम्बेजलमेंट, जम्मू रीजन के फंड्स को डाइवर्ट करना किसी महकमे को, मतलब इनजस्टिस के खिलाफ। वो जो बेसिक जेजेएसएफ का वो पत्रकारिता में आया, लेकिन बायसनेस कभी नहीं रही। अब जैसे कहीं देखने वाले हो सकता है कहेंगे कि शायद आई वाज बायस्ड, आई वाज अगेंस्ट एनी अदर कम्युनिटी और एनी अदर रीजन। नहीं, नो, मुझे याद है आपने एक स्टोरी की थी, वो आप ही के मोहल्ले के थे। बिल्कुल। आपने तुरंत उनसे पूछ लिया था कि संजय कौन, संजय धन क्या नाम थे, वो है कि बिल्कुल। वो है? देखिए, बात यह है कि आप तो ये बड़ा टफ होता है कि आगे अगर आपके मोहल्ले का कोई लड़का आपको और उसको पुलिस पकड़ लेती है या वो फरार है, फिर उसके बारे में पूछ रहा है, ये बड़ा टफ होता है। एक सेट प्रिंसिपल्स हैं जिन गुरुओं से हमने सीखा, जिन बड़ों से हमने सीखा, आपको कहीं ना कहीं वो मेंटेन करना पड़ता है। और कभी ऐसा भी दौर आता है, एक किस्म से परीक्षा होती है कि क्या आप फेवर के दौर पे रहेंगे या अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि जर्नलिज्म का ये भी एक बेसिक वो है कि यू नेवर डिस्क्लोज योर सोर्स। सोर्स कैन बी एनीबडी। जो कहते हैं ना कि कई बार इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी में बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटी मछली को, ये चीज़ें, दिस इज़ पार्ट इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज। और जब आप महकमा, पुलिस, क्राइम, मिलिटेंसी को कवर कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप खेल रहे हैं या जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, तो कई बार उस तरीके से भी आपको खेलना पड़ता है। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस समय खैर इतनी बेरोजगारी थी पर इतनी नहीं थी, लेकिन आज लोग कहते हैं जी हाँ जी सरकारी नौकरी नहीं है, तो कभी सरकारी फॉर्म भरा? इतनी पहचान मुझे, मतलब मैं भी कई बार कहता हूँ कि कई पत्रकार, कई छात्र आंदोलन से निकले हुए जो नेता हैं, जॉब फटाफट उनको कर लेते हैं। मुझे याद है, मैंने गलत तो नहीं कह रहा मैं, अपने बिल्कुल सोच आप होती ठीक है कह उनकी। रहे हैं। मैंने सिर्फ लाइफ में एक ही बार फॉर्म फिलअप किया था। वो था जे.एंड.के पुलिस सब इंस्पेक्टर्स का 1998 बैच। अच्छा। और उसमें भी बहुत बड़ी बात हुई कि मैं मिडवे उन्हीं दिनों में ही था, असमंजस था कि ये करूं या जर्नलिज्म करूं। और जर्नलिज्म में मैं एंटर कर चुका था, 3-4 महीने हो चुके थे। तो अल्टीमेटली सिर्फ फॉर्म ही भरा, आगे कुछ नहीं किया था। जर्नलिज्म और वो तो नहीं है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स मिलने लगे, हाथ मिलाने लगे, पहचानने लगे, इज्जत मान सम्मान, कहीं ये चीज़ें चलिए ठीक है, वो जो कलम की ताकत है वो अलग चीज़ है, लेकिन अट्रैक्टिव तो होता है ना बंदा। हाँ। ललित जी, वो दौर बहुत बाद में आया। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 98 में जब वो चीज़ कही, और तब मुझे चंद महीने यानी कि 3 से 4 महीने हुए थे पत्रकारिता में आए हुए। और जैसे मैंने कहा कि मेरे ऑफिस से ही मुझे अलोई नहीं किया गया। पहले 6 महीने आपने डेस्क वर्क करना, तो मिलना किसको है, तो बात किससे करनी है। तो मेरी पहली बाइलाइन स्टोरी ही 7th मंथ में आई, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो बात अलग है। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, लोग जानना शुरू हुए कि जोरावर सिंह जम्वाल कोई पत्रकार, इस तरीके से। अदरवाइज आप कहें कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ऑब्वियसली एक होता है चार्म, रहता है, चार्म होता है आपके नहीं मैं देखता हूँ अंदर, ना बड़ों ने अपने फोटो उसके साथ खिंचवाए होते हैं चंद मुलाकातों पत्रकारिता में आते हैं में। आप, बड़े बड़े मंत्रियों को, एमएलएस को, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को मिलते हैं, बात करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी हर किसी की बात, बस की बात नहीं है। आपके काम से ही वो लोग आपको पसंद करेंगे, आपके काम से ही वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे और येलो जर्नलिज्म की तरफ परस्यू करेंगे, तो वो कहते हैं कि चंद दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वो ऐसे लोग बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं और कहीं नहीं दिखते। ये मेरा अपना मानना है। और अच्छा, जब कॉलेज में थे तो जैसे मैंने कहा कि बड़े कम होते हैं जो इतने, मतलब अब ये कोई वो नहीं है, ये हकीकत है। हैंडसम तो हुई, आवाज़ भी अच्छी है। तो कॉलेज के दिनों में
क्योंकि जम्मू का लड़का कॉलेज में वहाँ पे जाए, बाहर जाए, तो लड़कियां ना पूछे या उसका ग्रुप ना पूछे। आप चाहते हो कि इस उम्र में आके आप चाहते हो कि इस उम्र में आके मेरी होम मिनिस्ट्री मेरा शो नहीं, कॉज उसके नोटिस निकाले? वो अफेयर शफेयर वाली बातें नहीं करता है। अफेयर था ही नहीं, अफेयर फिर आप मरवाओगे, आप भी पत्रकार हैं कि अफेयर की तो बात ही नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, आप हंसेंगे। 12th के बाद चर्चाएं होती है ना, 12th के बाद जब मैं पीठ के पीछे वो देखो वो लड़का वो जो मुड़ा जम्मू का कितना सोना मुड़ा नहीं, वहाँ उल्टा हुआ। अब ये भी बहुत बड़ी बात है। 12th के बाद जब मैं डीएवी कॉलेज में एंटर हुआ हूँ, तो आप मानेंगे नहीं, मेरी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। मैंने 1-1.5 साल बियर्ड ही नहीं कटवाई, क्योंकि जम्मू से पहली बार मैं गया था बाहर पढ़ने, वो भी सिटी ब्यूटीफुल लाइक चंडीगढ़। तो एक थोड़ा अपने अंदर कम्प्लेक्स भी था। आई एडमिट कि यहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं था। नो डाउट आई स्टडीड इन ओल्ड कॉन्वेंट, जिसको आज आप प्रेस्टिजियस सेंट पीटर स्कूल कहते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल था, उन दिनों में इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत कम थे। लेकिन बात वहीं की वहीं है कि जब एक जम्मू से उस समय 90s में जब चंडीगढ़ जैसे शहर में, जहाँ इंग्लिश वाज लाइक नॉर्मल, और हमारे लिए इंग्लिश बहुत बड़ी बात थी। मुझे आज तक नहीं आई। देखिए हर अच्छा इंग्लिश में नंबर स्कोर करने वाले जरूरी नहीं है अच्छी इंग्लिश बोल सके। और हर मेरे पास इंग्लिश एक भाषा है। मेरे लिए गूगल ने इतना आसान कर दिया, मेरे को कोई आता नहीं। आज तो गूगल ने सब कुछ आसान कर दिया, उन दिनों में तो कुछ था ही नहीं। और हम थोड़ा झिझकते थे, ड्रेसिंग सेंस थी, बहुत कुछ था। ये कुछ ऐसे सच है, मतलब दाढ़ी बढ़ा के चले गए। 1 साल दाढ़ी, और सब उन दिनों में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी पीक पे थी, अगर आप 90s की बात करें। और दाढ़ी बड़ी है, रंग गोरा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जम्मू की शनाख्त पठानकोट के बाद बड़ी कम थी। कश्मीरी कहते थे, ये भी सच है कि आपको 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे एक एक को बुला के। मतलब यही कारण था कि यहाँ पे भी आइडेंटिटी पे भी इंजस्टिस हो रहा है। मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं डोगरा हूँ, मैं जम्मू से हूँ। हमारी बोली, हम है एक ही जम्मू कश्मीर के वासी हैं, चाहे कश्मीरी हो, लद्दाखी हो या डोगरा हो, लेकिन मेरी आइडेंटिटी डोगरा है। लेकिन वही है ना कहीं अपने अंदर लगता था कि हुआ क्या है कि हर कोई हमें कश्मीरी कहता है। आप 90s मतलब 98, 90s की बात कर रहे हो ना। ये तो 2007 के बाद 2006 में जब मैं दिल्ली गया था, तो ये वहां पे तब भी था। क्यों? यही शायद ये भी एक वन ऑफ द रीजन था कि मुझे पत्रकारिता में था कि भैया आना पड़ा। कश्मीर जो है वो वहां से 300 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। और उस समय 14 घंटे लगते थे कश्मीर पहुंचते, और ये भी लोगों को समझाना पड़ता। आप मानेंगे नहीं, उन्हीं दिनों का एक किस्सा है। वो वाला किस्सा बताइए ना। अच्छा, वो कहते हो कि कहां से गुस्से वाला। उसके बाद में ऑब्वियसली उसमें था कि ये कौन है, क्या है। 1 साल के बाद मैंने दाढ़ी कटवाई और क्लीन शेप, चेहरा खिल के आया होगा, क्लीन शेप, नो डाउट वो। लेकिन बहुत अच्छे माहौल में मैंने पंजाब के बच्चों से, और वहाँ तो राजस्थान और दिल्ली से भी बच्चे, क्योंकि स्टडी एरिया था, स्टडी बता नहीं रहे आप भी। मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा लगा। जिसको कहते हैं ना कि खुल के बात करना, लाइफ को किस तरीके से पॉजिटिवली लेना, ये मैंने अपने कॉलेज में वहाँ जाके सीखा। लेकिन बात नहीं बता रहे कि पीठ के पीछे ऐसा कुछ नहीं था, दोस्तियाँ सबके साथ थी। इट वाज वेरी गुड एटमॉस्फेयर। और वहाँ पे भी वही कि तो वहाँ से, और आपने वहाँ का वातावरण और यहाँ के वातावरण में फिर मैंने कंपेयर किया। लोग जो हैं फिर देखिए मैंने उसमें 2 चीज़ों को कंपेयर किया। मैं आज बताता हूँ आपको। ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जो कहीं ना कहीं मेरे को पत्रकारिता की तरफ प्रेरित करने लगी, क्योंकि मेरे 2 कज़न्स पत्रकार ऑलरेडी थे मेरे से बड़े। एक अजातशत्रु जम्वाल और एक मेरी बुआ की बेटी, शी इज़ नो मोर नाउ, शालू जम्वाल। तो कहीं ना कहीं शालू जम्वाल ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि ये जर्नलिज्म है क्या है। और अगर आप मेहनत करके, मेहनत बहुत है इसमें, पैसा कम है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे और राइज करेंगे, आपकी एक स्टोरी आपको कहीं से कहीं ले जाएगी। और मुझे आज भी याद है कश्मीर टाइम्स की एक 2 स्टोरीज ने मुझे ऑटोमेटिकली इंडियन एक्सप्रेस में ले गए। ये मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले जैसे आपने कहा कि क्या चीज़ें हुई कि जो मैंने अपने कॉलेज के दिनों में सीखी, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हमारे साथ जाट नौजवान थे, और जाट ऑब्वियसली बहुत ही अमीर तरीन लग्जरियस लाइफ, ओपन गाड़ियों में गेड़ियाँ जिसको कहते हैं, जैसे हम यहाँ चक्कर लगाने को कहते हैं, पंजाबी में गेड़ी रूट है जी, ये है।
वो जब अदरवाइज बात करते थे हमसे तो इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे, तो जब आपस में चार जाट जिन्होंने कहते ना इन्नी अच्छी स्वीट पंजाबी बोलनी तो लगना ही नहीं कि कि इन्होंने इन्नी अच्छी अंग्रेजी भी आंदी होनी है। दैट वाज समथिंग अनबिलीवेबल और वेरी सरप्राइजिंग कि देखो ये मैं पूछता था तो कहते थे आप पंजाबी नहीं बोलेंगे आपस च तो फिर की बोलेंगे, तो अंग्रेजी तो कंपटीशन के लिए भाई पढ़ना तो पैनी है। दीज यूज्ड टू बी द कॉमन वर्ड्स फ्रॉम एवरी पंजाबी। मतलब यहाँ पे वो ये हाँ जी जैसे तो हम यहाँ पे क्या होता था, हमें कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस किया जाता था कि भैया और डोगरी ठीक है लेकिन अंग्रेजी हिंदी बोलो तो आगे जाइए तुम कुछ नौकरी करी पागे कुछ करी पागे। भाई साहब हम हिंदी इसलिए ड्रॉबैक मैं भी बता दूं अपने दर्शकों को, भाई साहब हिंदी हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये बाहर वाले भी देखेंगे, दिल्ली वाले भी देखेंगे, क्या पश्चिम बंगाल वाले भी वर्ल्ड ओवर में जो वो देखेंगे, इसलिए बीच बीच में डोगरी भी बात करेंगे। तो जिल्ले तुस इधर आए ਤੇ कभी ਜਿਹੜਾ मैं अंदोलन वाला पूछा कि वो जड़ा एक अंदोलन वाला जड़ा करैक्टर है, क्या कभी स्टोरी में आया कि आपने कहा कि यही चलेगी और बॉस ने कहा नहीं ये नहीं है, फिर आपको गुस्सा होगा कि यार कहाँ आ गया, यहाँ पे तो दबाने की ये रणनीति चल रही है। एक बार ऐसा हुआ कश्मीर टाइम्स में, हालांकि कश्मीर टाइम्स में एक नामुमकिन सी बात थी। तब के वाइस चांसलर थे जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आर शर्मा साहब। ये स्टोरी इन पर्सन किसी के अगेंस्ट नहीं थी, इट वाज समथिंग एंटी एस्टेब्लिशमेंट, कुछ ऐसा हुआ तो जिससे जम्मू यूनिवर्सिटी के ऊपर सवालिया निशान बनता था। तो जब जम्मू यूनिवर्सिटी पे सवालिया निशान बनता था तो ऑब्वियसली उसके जो उस समय के हेड प्रोफेसर आर शर्मा, ही वाज वेरी क्लोज टू वेद भसीन सर। तो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स आए, मैंने हफ्ता 10 दिन 12 दिन उसको स्टडी किया और उसमें प्रूव हुआ कि जम्मू यूनिवर्सिटी में ये कुछ एम्बेजलमेंट हुई है। तो मैंने वो स्टोरी की, तो मुझे आज भी याद है कि उस समय जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर थे और ओवन कोल सर, उन्होंने स्टोरी पढ़ी, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, उन्होंने कहा स्टोरी बहुत अच्छी है पर मालूम है ये कौन है? तो मैंने कहा जी आई डोंट नो, मुझे पता भी नहीं था, मेरा काम है स्टोरी कहते वेद जी के बहुत क्लोज हैं। तो मेरे दिमाग में मैंने ये सुन के कश्मीर टाइम्स की सीढ़ियाँ उस टाइम पे चढ़ी थी कि यहाँ पे बेबाकी से पत्रकारिता होती, पक्षपात नहीं होता, पक्षपात और बेबाकी से होती। नए नए थे, इतना आइडिया नहीं था कि समटाइम्स जर्नलिज्म में होता है क्रांतिकारी होता है ना, नया नया पत्रकार बड़ी क्रांति मैं भी एडमेंट था, तो उन्होंने कहा कि ये वेद जी से खुद लेके जाना स्टोरी। तो मेरी वर्चुअली टांगे काम गई कि वेद जी के सामने कौन खड़ा होगा। 2 दिन मैं इसी असमंजस में क्या करूं क्या ना करूं, और अल्टीमेटली एक दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी, तो नाइट ड्यूटी में यानी कि जब वेद जी आते थे तो डमी वही फाइनलाइज करते थे पेज 1 में कौन सी खबर कहाँ पे और कितने कॉलम जानी है, कितनी बड़ी उसको डिस्प्ले देना, मुझे आज भी याद है। तो मैं गया, तो उस समय कुदरती कोई ख़ास स्टोरीज़ ना कश्मीर से आई थी ना जम्मू से थी कि जिसको हम कह सकें कि दीज आर वेरी गुड स्टोरीज। रूटीन की एजेंसीज का मैटर था, दिल्ली की खबरें थी, कश्मीर की थी, जम्मू की थी, पर उस टेस्ट की या उस लेवल की जो हमेशा सर ढूंढते थे कि एटलीस्ट एक स्टोरी जो है पेज 1 पे ऐसी होनी चाहिए जो डिफरेंट हो। तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो हमने कहा सर यही है, क्योंकि हम बच्चे थे और वो हमें इसलिए नहीं कहते थे, मुझे गए हुए 6-6.5 महीने हुए थे। तो मैंने कहा सर एक स्टोरी है, पर किसी ने कहा शायद ये नहीं लगेगी। तो उन्होंने मुझे ध्यान से ना ऐसे ऊपर देखा, कहा लेके आओ। मैं इमीडिएटली गया, साथ में डॉक्यूमेंट्स, ऐसे होता ना कि बेल नया बच्चा कि पता नहीं क्या होने वाला है, इनाम मिलेगा कि और डरा भी कि डांट भी पड़ सकती है। अल्टीमेटली वो मैंने पेज निकाले, उन दिनों में टाइपराइटर्स होते थे और हैंड रिटन होते थे, तो वो मैंने निकाले और साथ में फाइल ली। तो मैं फटफट गया, तो मैंने दिखाई, वो 3-4 पन्ने थे। तो उन्होंने जब पढ़ी, पहली नाम 2 पैराग्राफ से पढ़ने पे, उस पर हेडिंग नहीं थी, मुझे आज भी याद है हेडिंग नहीं थी। पहले 10 लाइनें पढ़ने पे मुझे ऐसे देखे फिर पढ़े, फिर ऐसे देखे फिर पढ़े। अल्टीमेटली उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने कहा सर ये स्टोरी है और इसके डॉक्यूमेंट्स हैं तुम्हारे पास, कल को ये केस हो जाएगा तुम। उन्होंने जो मुझे लगा, उन्होंने मुझे जज करने की कोशिश की कि ये कहाँ तक स्टैंड करता है। तो मैंने कहा जी ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ये मेरे पास हैं। कहते कल को केस करेगा वो, तो फिर तुम ही जाओगे तरीक पे। तो मैंने कहा ठीक है सर, आई एम रेडी। तो मुझे देखा, अच्छा ये जाओ ऊपर। उन दिनों में क्या होता था, कंप्यूटर सेक्शन अलग होती थी, प्रिंट आउट होके आता था। 15 मिनट में, बहुत फास्ट लड़के थे, प्रिंट आउट आया।
जब तक प्रिंट आउट आना है, वेद जी ने मेरी स्टोरी को पूरा रीराइट किया। मेरी स्टोरीज के जो 500 वर्ड्स थे उसमें से खींच के 150 या 160 वर्ड्स, बाकी सारा खुद रीराइट किया। और दूसरे मतलब दिन फ्रंट पेज पे, कुछ दिखा फ्रंट पेज पे खबर अगेंस्ट जम्मू यूनिवर्सिटी, नाम जोरावर सिंह जम्वाल, ये थे वेद भसीन सर। और ये थी पत्रकारिता उस समय की, कि जो हमें जहाँ से एक सीख मिली कि हालांकि बेशक वो आपस में दोस्त होंगे, बास में क्या हुआ क्या नहीं, नथिंग डूइंग। एंड नेक्स्ट डे मुझे याद है मेरी 1200 रुपये महीना सैलरी थी, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने मुझे 500 रुपया इनाम दिया था। ये पत्रकारिता में ये मेरी बहुत बड़ी एक मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि वेद जी जैसे। और डराया भी गया कि जानते हो किसके खिलाफ खबर चलाई, ये कहा गया, ये डराया नहीं, हो सकता है टेस्ट लिया गया मेरा कि क्या मेरे पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। नहीं वो नहीं, जिन्होंने पहले कहा था कि मालूम है। हाँ, वो ऑब्वियसली जब उन्होंने नेक्स्ट डे पढ़ा तो नेक्स्ट डे मैं गया, उनको विश की, वो भी मेरे सीनियर थे, उनसे भी बड़ा कुछ सीखा था। तो ही गेव मी ये स्माइल, वो हंसे कि ये तेज़ है लड़का। किसी को कहा कि ये एक दिन आगे जाएगा, पता नहीं कहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन हमने सर्टेन जो सेट प्रिंसिपल्स हैं पत्रकारिता के, अपने से पुरजोर कोशिश की कि ना उसको उलांगे और उसी की बाउंड्रीज में। फिर आप शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ भी? नहीं, उसके बाद में जैसे कहा कि कहते हैं कि आपको एक स्टोरी काफ़ी है। जैसे मैंने कहा कि उन दिनों में मुझे याद है कि स्पोर्ट्स पेज को मेरे को दिया गया कि आप स्पोर्ट्स हैंडल करेंगे। फर्स्ट टाइम असाइनमेंट फुल पेज की बीट दे दी गई। उन दिनों में स्ट्राइक थी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुझे याद है राजकमल झा सर जो सेकंड इन कमांड थे, शेखर गुप्ता साहब एडिटर इन चीफ थे इंडियन एक्सप्रेस के, और इंडियन एक्सप्रेस का जम्मू कश्मीर का लोकल यूनिट यहाँ पे स्थापित हो चुका था। दे वर लुकिंग फॉर फ्यू मोर यंग जर्नलिस्ट, एक या दो। उसके लिए उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट भी रखा था और इंटरव्यू भी रखा था। मुझे आइडिया ही नहीं कि एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरना, और ना मैंने भरा था, ये भी सच्चाई है। हम काम कर रहे मेरे ऑफिस के भी एक दो कुलीग्स थे, उन्होंने फॉर्म भरा था, वो तैयारी कर रहे थे कि इंडियन एक्सप्रेस का। उन्होंने बताया नहीं आपको? मुझे आइडिया नहीं था, जो सच है। थोड़ा एज भी वैसी थी, मस्ती में काम करना अपने उसमें, तो इतना। और मुझे ये भी उन दिनों में जो सीनियर सिखाते थे, भैया 5 से 10 साल लगेंगे, पहले रगड़ा लगता है लोकल मीडिया में, लोकल उसमें न्यूज़पेपर्स में, उसके बाद जाके कहीं। और ये भी था कि ये उन दिनों में ये भी कहावत थी, यू नीड सम गॉड फादर टू गेट क्लिक्ड इन द नेशनल लेवल। ये मेरे सिर के ऊपर से थी। तो हुआ ये कि उन दिनों में इंडियन एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स पेज पे भी नेशनल एजेंसीज की या नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी, और जो रूटीन की लोकल जो थी वो इक्का दुक्का थी। लगातार 3 दिन स्पोर्ट्स पेज पे 2/3 पेज जो था वो लोकल एक्टिविटी से भरा हुआ था, क्योंकि मैं मेरे साथ उस समय फोटोग्राफर अमित शर्मा जो आज तक पंजाब से रिपोर्ट करते हैं एज ए कैमरा पर्सन, सीनियर कैमरा पर्सन, मैं और वो हम उम्र भी थे। टूटा फूटा स्कूटर होता था, सब ग्राउंड्स में जाते थे, और हम मोहल्ले लेवल की भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कवर करते थे। और जब वो 3 दिन लगातार आया तो हमें नहीं मालूम हमें कोई पढ़ रहा है, हमें कोई देख रहा है। तो वो 3 दिन से सीनियर लोग, सीनियर जर्नलिस्ट, इंडियन एक्सप्रेस की फैकल्टी सारी जम्मू में थी। जब उन्होंने अपना पेपर भी देखा, बाकी भी देखे, ये देखा, तो उन्होंने पूछ लिया ये लड़का कौन नजर हु इज लुकिंग आफ्टर द स्पोर्ट्स पेज ऑफ कश्मीर टाइम्स। बाय नेम भी चलती है? पहले 2 दिन लास्ट के उसमें चली थी। उन्होंने पहले दिन ही पूछा, फिर दूसरे दिन भी देखा। देन मुझे बुलाया गया। मैं डरा सा, अगेन मैं अपनी सिस्टर को कंसल्ट किया कि भाई इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, मैं क्या करूँगा जाके। उन्होंने कहा डरना नहीं है, सीधे जाके बात करनी है, क्या होगा आगे, कौन से तूने फॉर्म भरा है जो तेरे को रख लेंगे। ये सच्चाई है, ये वो शेयर कर रहा हूँ जो मेरा और मेरी कज़न सिस्टर के बीच में बात हुई। मैंने इंडियन एक्सप्रेस की कुछ फाइल्स पढ़ी कश्मीर टाइम्स में, कैसे लिखा, क्या लिखा, थोड़ा वो समझने की कोशिश की कि क्या पढ़ते थे। लेकिन उन दिनों में हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, गिनी चुनी आती थी, गिनी चुनी, लेकिन फाइल्स होती थी। मैं गया, मुझे पूछा गया आप कब से हो, मैंने कहा जी ऑलमोस्ट 7 months। तो आपने इंडियन एक्सप्रेस के अभी पीछे फॉर्म्स थे तो भरे। मैंने कहा जी मुझे मालूम ही नहीं था कब निकले और कब इसकी लास्ट डेट होगी। तो उन्होंने पूछा आप आना चाहते हो? मैंने कहा श्योर सर, ये तो हर एक पत्रकार की ड्रीम है, एक सपना है कि नेशनल में, तो क्यों आना चाहते हो इंडियन एक्सप्रेस? ये बड़ा सवाल पूछते हैं। जब ये सवाल पूछा मैंने स्टीक सा आंसर दिया। मैं कहा इसका जो
सिंबल है जर्नलिज्म ऑफ करेज, एक वो, और दूसरा मुझे ये इसमें इसलिए इंटरेस्ट है कि इसमें इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म को ज़्यादा प्रेफरेंस जाती है, तो ऑलवेज बेंट ऑफ माइंड है कि लोगों की बात और ये चीज़ सामने आए। तो उन्होंने कहा यू कैन गो। हम भी उठे, हमने कहा कहाँ होगा, पता नहीं क्या उनको अच्छा लगा क्या नहीं। 3 दिन के बाद मुझे कॉल आती है, कम एंड ज्वाइन, दिस इज़ द स्टोरी। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये सच्चाई है, बिना एंट्रेंस एग्जाम के, बिना उसके, और नेशनल पेपर्स का ये मतलब आप वही ना, आपका काम बोलता है, और जब काम बोलता है तो इसलिए मैंने कहा ना, जैसे आपने कहा जो कि मंजिलें हैं वो खुद बर खुद आपकी एक स्टोरी कहाँ से आपका एक लाइव या एक रिपोर्टिंग ऑन नेशनल और पॉडकास्ट और योर चैनल्स, पोर्टल चैनल्स, एनीवेयर, आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकती है। लोग आपको देखने सुनने वाले सिर्फ आपकी गैदरिंग एक कॉमन पीपल की नहीं है ललित जी। एडिटर लेवल पे, सीनियर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत से लोग वॉच करते हैं, ये मेरा मानना है। तो कभी दोस्तों ने ये नहीं कहा कि यार गुड लुकिंग हो, यार जाओ ना कहीं मुंबई शुम्बई में? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं एक्टर तो कभी रहा नहीं। देते ना सलाह, दोस्त बड़े सलाह, नहीं सलाह तो बहुत देते थे लेकिन देते थे ना, बिल्कुल देते थे, लेकिन वही था कि पिताजी, आप देखिए आज भी जीरो कट से ऊपर और फौजी कट के आगे पीछे, उन दिनों में फैशन था बड़े बालों का, घर से हम वो लिमिट्स नहीं क्रॉस कर सकते थे, इतना आंख की भी जो वो था काफ़ी था, तो हम कभी उस तरीके के नहीं रहे, और हो सकता है वो वजह भी रही हमें जो है इस तरफ जो फैशन की दुनिया है, वो जब हम अपने पाँव पे खड़े हुए तो थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से, अदरवाइज बड़ी सिंप्लिसिटी में ही कोशिश की उसको। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आप आए, खैर वहाँ पे दूसरे चैनल्स पे आपने अप्लाई नहीं किया होगा तो गए नहीं होगी, वरना हो जाता अगर करते। नहीं, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में ही रह के, तो मुझे आज भी याद है मेरे तब के इमीडिएट बॉस डॉक्टर अरुण जोशी जी, मैं उनको भी अपना गुरु मानता हूँ। बहुत कुछ सीखा, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कैसे होती है, हाउ टू गेट द न्यूज़, और काफ़ी कुछ। देखो वेद बिसिन सर से हमने ये ललित जी सीखा कि पत्रकार वो है जो अपने आप को कभी बॉस ना माने, पत्रकार वो है जो हर रोज़ सीखे, कहते हैं कुआं खोदे तो और उसमें से पानी यानी कि खबर निकाले, और जिस दिन आपके मन में ये आ गया कि नाउ यू आर बॉस एंड एडिटर, आपकी पत्रकारिता वही रुक के रह जाएगी। और जोशी सर से भी कुछ ऐसा ही सीखा, वो भी कश्मीर टाइम्स के प्रोडक्ट्स थे, उनके तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा। मतलब ज़्यादातर यहाँ के जितने पत्रकार कश्मीर टाइम्स से निकले हुए हैं, मैक्सिमम। उस समय कश्मीर टाइम्स का एक अपना वर्चस्व था, एक अपना नाम था, और मुझे लगता है कि उस समय इतने वो नहीं थे। डेली एक्सेल्सियर था, लेकिन डेली एक्सेल्सियर आहिस्ता आहिस्ता, जब आप यहाँ पर आए, अपने लोकल चैनल यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल यहाँ पे शुरू हुआ, वो मुझे याद है, वो ब्लूटूथ डाल के कुछ बड़े ऐसे फेस टू फेस रिवॉल्विंग चेयर, तो ये वो फेस टू फेस, तो जब देखा कैसा लगा? देखिए उसमें कुछ तो है मेरे में उसमें थोड़ी सी एक्टिंग भी थी। नहीं, वो तो एक्टिंग तो थी, लेकिन जब देखा तो ये तो आया होगा ना, मेरे कुछ तो है मेरे एक बड़े ही दोस्त भी कहेंगे, बड़े भाई भी, विकास शर्मा, तो उनके साथ बहुत फैमिली टर्म्स थे। उन बेसिकली उनके छोटा भाई विवेक शर्मा और मैं ऑलमोस्ट इकट्ठे ही पढ़े हैं, बड़ी अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी, और विकास जी के साथ एक रिस्पेक्ट भी और दोस्ती भी थी। तो उन्होंने कहा कि आप, वो मुझे पढ़ते थे, हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ते थे, तो वो कहते थे कि आपका चेहरा अच्छा है, और क्यों ना आप लोकल लेवल पे कुछ इंटरव्यूज़ करो, जिससे जोरावर सिंह जम्वाल एक नाम को, उसके साथ चेहरा भी दिखे लोगों को। तो मैं थोड़ा झिझकता था कि कैमरा को फेस करना, कैमरा में कैसे करना है, कलम लिखने में, तो कलम लिखने में तो अपना वो था। ही हेल्प मी ए लॉट, मैं ये कहूँ कि उसने, और वो ब्रेन चाइल्ड हम दोनों का था। उस समय सिटी चैनल लोकल एक चैनल था, और मैंने परमिशन ली डॉक्टर अरुण जोशी जी से कि वो विदाउट एनी मनी, कोई पैसे का नहीं, शौक के लिए, तो फेस टू फेस प्रोग्राम शुरू हुआ। उसमें हमने एक यार्ड स्टिक बना दी थी कि इस लेवल का ये पैरामीटर्स होंगे, ये क्राइटेरिया होगा, जिसमें होगा 1 to 1 आधे घंटे का इंटरव्यू आता था। तो मुझे याद है पहला इंटरव्यू करने से पहले मैंने 1 हफ्ता, जैसे आपको, आपकी टीम में से किसी को लेके विकास जी को सामने बिठाया, प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग हुई कि ये वो हैं, इनसे ये सवाल करने हैं, और आगे से क्या जवाब आएंगे, उसको कैसे काउंटर करना है। देखिए ऐसे सवाल पूछना और लिखने में, और उसके बाद ऑफिस में जाके अपने तरीके से खबर फाइल करने में, और आप लाइव कर रहे हैं या डेफर लाइव कर रहे हैं, उसमें फ़र्क है। तो मुझे लगता है कि वो जब पहला, दूसरा, तीसरा,
फोर्थ उस प्रोग्राम के बाद जीना ये मुश्किल हो गया। मैंने जिस गली से जाना कहीं गाड़ी ड्राइव करनी तो वो ऐसे कहते थे वो फेस टू फेस वाला है। आप फेस टू फेस करते हो, आपने उस एमएलए की बड़ी क्वेश्चनिंग की, आपने उस एसएसपी साहब से बड़ी, वो लोगों के अंदर बड़ा रहता था। मतलब लोगों में ही होता है कि कोई हमारे सवाल, हमारी जुबान तो बने, कोई हमारी आवाज़ तो बने, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रिंट मीडिया में हमेशा उसी को प्रेफरेंस रखा, न्यूज़पेपर लाइन को। लेकिन उस समय और आज भी अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो पॉडकास्ट है, पोर्टल्स हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म है, सेलिब्रिटी अगर कोई बनता है ना, चाहे वो जर्नलिस्ट हो तो चाहे वो गेस्ट हो, वो ये चीज़ बनाती है। ये आज भी मेरा मानना है। बिल्कुल। और ज़्यादातर बच्चे मेरे ख्याल में यही देख कर आ रहे हैं। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। हमारे समय में तो मोबाइल्स भी नहीं थे। हमें याद है हम मेटाडोर्स में घूम के रिपोर्टिंग करते थे। कई जगह कहीं दूर होता था तो स्कूटर या मोटरसाइकिल पे जाते थे। फिर ये इस सामाजिक कार्य में किस तरह है एक्टिविज्म, कब से शुरू हुआ? ये बड़ा। और ये बाल जो सफ़ेद आपने रखे हैं, ये मैच्योर दिखने के लिए रखे हैं, वरना आपकी उम्र के या आज से मेरे से पहले आपके ये खूबसूरत बाल थे। मुझे आज भी याद है तब मेरे बाल जो थे काले थे, लेकिन ललित खजूरिया को जब हम देखते थे, चाहे आप वो जी में थे, दिल्ली में थे, दिल्ली में जब गए वहाँ काम किया या जम्मू में आए, मैं हमेशा आपको ये कहता था कि ललित आपके ये बालों में एक अलग ही खूबसूरती है। तो वही सेम चीज़ मैंने आज तक कभी इसको कोई कोट नहीं किया, कुछ नहीं किया, जैसे है तो ठीक है एक चीज़। और मैं सोचा शायद सामाजिक कार्यकर्ता बनने के लिए जिन दिनों में ये सफ़ेद होना शुरू हुआ तो घर वाले कहते थे कि व्हाट इज दिस, आपको जैसे बाकी करते हैं। तो मेरे घर वाले लेकिन आज खुशी पता क्या होती है, मैं पिछले दिनों चंडीगढ़ गया, आज ऐसा ज़माना आ गया, ऐसा फैशन है, ऐसे बाल करवाने के लिए लोग पैसे देते हैं। तो वी आर लकी इनफ की कुदरती किया। और दूसरा जो आपने कहा कि सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ, तो जब पत्रकारिता में थे कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करते रहते थे, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में जो हमने सोशल एक्टिविटीज़ शुरू की उसका बहुत बड़ा एक कारण था, डेट वाज ड्रग मीनेंस। और मुझे आज भी याद है सन 2000, ये मैंने शुरुआत में इसलिए नहीं इसका जिक्र किया कि आप खुद बताएंगे, वरना ठीक है कुछ कहता तो फिर इसमें ये किस तरह आपके जहन में किस तरह से आया कि नहीं इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है? हालांकि सबको पता है कि ड्रग्स जो है वो जानलेवा, कई लोगों के घरों बर्बाद हो गए, कई मौत के गाल में समा गए। देखिए तो आपका एरिया ज़्यादा वहाँ पे इफेक्टेड था? नहीं, सिर्फ एरिया नहीं, मैं आपको वही बात बता रहा था। 2012-13 की अगर आपको याद हो कि बहुत बारिश हुई थी जम्मू कश्मीर में, पुंछ में भी हुई, काफ़ी जगह हुई। उन्हीं दिनों में आपके उधमपुर ज़िला या रियासी उधमपुर को कहे तो सद्दल पज्जर गांव थे, पूरे के पूरे ढह गए थे और पूरा गांव नीचे आ गया था। मुझे याद है हमने जो मेरा ग्रुप था, जो हम सोशल सर्विसेज करते थे, तब कोई नाम नहीं दिया था। मुझे आज भी याद है 50 गाड़ियां यहाँ से गई और वहाँ पे हमने एक रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, बड़ी मुश्किल से पहुँचे। जब हमने वहाँ हालत देखी तो हमने विद इन 10 डेज़ फिर से कैंप लगाया और कम से कम 15-20 लाख के करीब का जो सामान, कंबल या कुछ था, क्योंकि उन दिनों में पंजाब से क्या पूरे जम्मू कश्मीर से क्या लोग आटा चावल दाल उधर दे रहे थे, लेकिन उनके पास रहने के लिए शेल्टर प्रॉपर नहीं था, ठंड से बचने के लिए कंबल या वो बेडिंग नहीं थी। तो हमने उस तरफ वर्किंग की और उनको जो पहुंचा सकते थे अपनी यथाशक्ति हमने कोशिश की थी। जब वापस आ रहे थे तो सब एक जगह बैठ के चाय का कप पी रहे थे, तो तब एक बात उभरी, क्यों ना एक संगठन बनाया जाए। ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, पहले भी हुई हैं, क्यों ना निष्काम भावना से एक किया जाए। तो हमने वो वी कैन से कि 10, 12, 15 लड़कों के डिस्कशन में करते करते आज 20 से 30 हज़ार के करीब हम कहेंगे कि वॉलंटियर्स हैं। लेकिन जब हम वापस आते हैं तो पत्रकारिता में थे, हमने देखा कि जम्मू शहर में ही या जम्मू ज़िला डिस्ट्रिक्ट में ही 1 महीने के अंदर ललित जी 3 से 4 मौतें होती हैं। जो बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा केएस की तैयारी कर रहा है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है या इंजीनियरिंग है उसकी, तो वो रात को सोता है, सुबह उठता नहीं है।
डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि इंडिविजुअल जो सिम्टम्स देखते हैं वो कार्डियक अरेस्ट ही बताते हैं, लेकिन अगर उसको पोस्टमार्टम किया जाए या कारण क्या किया जाए, उसका विसरा के पे इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो वो दिखता था ड्रग ओवरडोज। तो हमें कोई नॉलेज नहीं थी, मैं सच बता रहा हूँ, ये चिट्टा क्या है, हीरोइन जम्मू कश्मीर में किस तरह से आती है, क्या एडिक्शन है, इतना मालूम था कि जम्मू कश्मीर एक ट्रांजिशनल रूट है, शुरू से रहा है स्मगलर्स का, कि यहाँ से नैरकोटिक्स या बाकी चीज़ें स्मगल होती हैं टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया एंड रेस्ट ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जब ये 2-3 केसेस हुए, फिर हमने कंसल्ट किया, कुछ डॉक्टर्स हमारे दोस्त थे, उनसे बात की। पत्रकार होने से प्लस पॉइंट ये था, एक ईजी एक्सेस बन गया था पुलिस अफसरों से मिलने के लिए, डॉक्टर से या कंसर्न उनसे मिलने के लिए। लेकिन जब हमने 3-4 वो केस स्टडीज़ की, फिर हमें पता लगा कि हम जिस उड़ता पंजाब को टेलीविजन पे देख रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं, वो तो जम्मू में भी पेनिट्रेट कर गया है। तो कहीं ना कहीं हमें, आम लोगों ने उस समय यही, पहले तो माता पिता को उस समय पता ही नहीं था, क्योंकि इसकी कोई स्मेल नहीं थी, कुछ नहीं था। जब तक पेरेंट्स को पता लगता था, बच्चा 3rd स्टेज क्रॉस कर चुका होता था। अच्छा, इसमें स्टेजेस होती है? इसमें भी स्टेजेस होती है, और 3rd 4th से वापस लाना बहुत मुश्किल है। ला भी ले भी आए, कोई ना कोई साइड इफेक्ट रहता है। इसका मतलब ये भी एक बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी थी। फिर हमने एक मैसेज, एक सामने जो दिख रहा था, राइटिंग ऑन द वॉल थी, कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये आपके घर की कहानी है, मेरे घर की है, फलाने की है, लेकिन ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पाकिस्तान की ISI का एक वेल हैज कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र है। मतलब यूथ को इसी में इन्वॉल्व कर दे। देखिए, ये डिस्कशंस हुई हमारी बड़े तभी तो नार्को टेररिज्म के साथ। तो उन्होंने ये कहा कि जब 30 उस समय 25-30 साल की मिलिटेंसी, ये उग्रवाद, ये हमारी राष्ट्रवादी सोच को हमारे दिलों से नहीं हिला पाया। हमने बॉम्ब ब्लास्ट देखे, हमने मैसेकर्स देखे, हमने फिदाइन हमले देखे, हमने गाड़ियों से उतार के बरातियों को, लोगों को निर्मम हत्याएं इनको करते देखा, लेकिन हमने भारत माता की जय बंद नहीं की। ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र था कि इस नस्ल को, इस राष्ट्रवादी सोच को अगर हटाना है तो टेररिज्म के साथ साथ नैर्को टेररिज्म का इजाद कीजिए। या तो इनकी, जब एक देखिए, आज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, 1-1 2-2 बच्चे हैं। उस समय जब हमने शुरुआत की, आज आपको मैं इतने सौ घर जम्मू रीजन में और खासकर जम्मू में बता सकता हूं जिनको वंश चलाने वाला कोई नहीं रहा। बहुत बड़े बड़े घरों के, अच्छे घरों के। मतलब फिर तब टीम जम्मू का गठन हुआ कि हम प्रायोरिटी रखेंगे ड्रग अब्यूज। आप जो एक घर की कहानी समझ रहे हो, ये वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी है। एंड कहीं ना कहीं आज लगभग 11 साल हो गए टीम जम्मू का गठन किए, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं, मैं कहता हूँ बड़ी जिम्मेवारी से, क्योंकि हमने समय समय की सरकारें देखी। आज पिछले 10 सालों में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रायोरिटी रही है, और टेररिज्म के साथ साथ नैर्को टेररिज्म को भी बहुत फर्मली डील कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। ये पहली बार देखा है कि इतनी, आप खुद देखिए, हर क्वार्टरली जो मीटिंग्स होती हैं, पहली बार हुआ पिछले 10 सालों में, कितने लाख खरब के जो नैरकोटिक्स के सब्सटेंस सीज किए थे थ्रू आउट इंडिया में, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। नहीं तो कई बार उसको भी रीयूज किया जाता था। हाँ, तो वो करते हैं ना।